नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ बस्ती से लोकसभा सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपके पिताजी पेशे से शिक्षक थे, फिर आप राजनीति में आए। राजनीति में आपने नई तरह से सारी सब कुछ चीज़ें की और एकदम बिल्कुल ज़मीन से आपने संघर्ष किया, ज़मीन से जुड़कर आपने सारी चीज़ें देखी और आज आप बस्ती के सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा लंबा संघर्ष रहा। देखिए, जब मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्रों के बीच में काम करने के लिए, तो उस समय मैं सोचा भी नहीं था कि मैं सांसद बनूंगा या राजनीति में आऊँगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे क्रम बढ़ता गया। मैं छात्र संगठन में काम करते हुए छात्रों के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तमाम आंदोलन किया। तमाम रचनात्मक कार्यक्रम भी छात्रों के विकास के लिए हम लोग करते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और 2004 में मैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में आया। माननीय केसीनाथ त्रिपाठी जी उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। मैं उनके राजनीतिक सहयोगी के रूप में उनके साथ में रहा और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में उत्तर प्रदेश का महामंत्री रहा, फिर उपाध्यक्ष रहा, फिर अध्यक्ष हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2012 में विधानसभा का टिकट दिया। वो चुनाव तो मैं हार गया था, लेकिन बस्ती के लोगों को ये लगा कि भाई मुझे अवसर देना चाहिए। फिर 2014 में भाजपा ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और मैं बस्ती के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं एमपी बन करके आया। तब से लगातार बस्ती के विकास के लिए, बस्ती में मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को मिल जाए, इस दिशा में मोदी सरकार ने जो योजना बनाई, उन योजनाओं का लाभ बस्ती के आम जनमानस को मिले, गांव गरीब किसान मजदूर को मिले, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया। और उसका परिणाम रहा कि बस्ती ज़िले में घर घर खंभा तार ट्रांसफार्मर लगवाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत किया गया। और फिर एक सौभाग्य योजना भारत सरकार ने बनाई। हर गरीब को, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, एपीएल कार्ड धारक हैं, उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, मीटर, एक बल्ब देने का काम हमारी सरकार ने किया। वो सुविधाएं बस्ती की जनता को मिल जाए, इस दिशा में मैंने प्रयास किया। और मैं कह सकता हूं कि आज 100% गाँव में खंभा तार ट्रांसफार्मर है और 100% गरीबों को उनको कनेक्शन मिला हुआ है। साथ ही साथ एक उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, गरीब माताओं बहनों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया जाए। तो बस्ती ज़िले में लगभग 3 लाख गरीब माताओं बहनों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और हम लोगों ने प्रयास करके गांव-गांव कैंप लगवाया और उसकी सुविधा बस्ती के जनमानस को, माताओं बहनों को मिले, इस दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास किया। तो साथ ही साथ हमारे बस्ती के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, इस दिशा में भी प्रारंभ में मैंने प्रयास किया कि सेंट्रल स्कूल, बहुत डिमांड रहता था सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का। हम लोगों का कोटा बहुत छोटा रहता था, 6 लोगों का हम साल में एडमिशन करा सकते थे। तो मैंने प्रयास किया दूसरा सेंट्रल स्कूल खुल जाए। वो तो नहीं हो पाया, लेकिन जो सेंट्रल स्कूल है उसको 2 पाली में चलाया गया, यानी जितनी संख्या पहले पढ़ते थे बच्चे, उससे उतनी ही संख्या दूसरी पाली में पढ़ते थे। तो एक बड़ा काम बच्चों की पढ़ाई की दृष्टि से भी हुआ। साथ ही साथ बस्ती में अटल आवासीय योजना, एक भारत सरकार की योजना है, वो भी खुल रहा है, बनना शुरू हो गया है। एक सैनिक स्कूल भी बस्ती में प्रस्तावित है, आने वाले समय में वो भी खुलेगा। कुछ पॉलीटेक्निक बस्ती में खोले जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती में नहीं था। बस्ती के हमारे तमाम ऐसे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, उनको दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, बंगलौर, अलग बड़े शहरों में जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने प्रयास किया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है, आने वाले समय में उसमें भी क्लास शुरू होगा। बस्ती में मेडिकल कॉलेज नहीं था। वहाँ का कोई व्यक्ति बीमार होता था तो उसको लखनऊ, दिल्ली, बीएचयू, अलग अलग स्थानों पर अच्छे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। तो मैंने प्रयास किया। 2015 में मोदी सरकार की एक योजना थी, कुछ जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए। उस योजना के तहत बस्ती ज़िले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे, वो उसका शिलान्यास किए थे और आज मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, उसमें पढ़ाई भी चल रही है। तो चिकित्सा के दृष्टि से हो, शिक्षा के दृष्टि से हो, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के दृष्टि से हो, हम लोगों ने प्रयास किया कि बस्ती के आम जनमानस को मोदी सरकार और फिर हमारी जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, इन दोनों सरकारों के द्वारा जो गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। और इस दिशा में मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, उन सभी योजनाओं का लाभ बस्ती ज़िले में मिला है।
1990 में आप आरएसएस से जुड़े, 1991 से 1994 तक आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख रहे। 1995 से 1996 तक आप सहमंत्री रहे। इस दौरान आप कुछ खास ज़्यादा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ खास आपने उस दौरान क्या कुछ किया, इन यादों को आप कुछ शेयर करना देखिए, चाहेंगे? किसी भी छात्र संगठन से जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से माना जाता है कि वो नेतागिरी करने गए। लेकिन अन्य छात्र संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थोड़ा सा अंतर जो मेरे समझ में आया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल छात्र आंदोलन करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि हमारा उद्देश्य ही है व्यक्ति निर्माण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण करना, और व्यक्ति निर्माण केवल आंदोलन, धरना प्रदर्शन से नहीं होता है। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। एक रचनात्मक कार्यक्रम, एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम, एक प्रतिनिधात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से हम उस छात्र का, उस स्टूडेंट का के व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग तमाम रचनात्मक कार्यक्रम करते थे। जैसे स्वाध्याय मंडल हुआ, भाषण प्रतियोगिता हुई, लेख प्रतियोगिता हुई, डिबेट हुआ, तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके उनके उस स्टूडेंट, उस विद्यार्थी के अंदर जो विभिन्न प्रकार की योग्यता क्षमता छिपी हुई है उसको बाहर लाना, उसको योग्य बनाना। तो तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के बीच में हम जाते थे। देश समाज के तमाम ऐसे मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करवाते थे, उनसे देश समाज के मुद्दों से जोड़ने का काम और उनके व्यक्तित्व का विकास करने का काम विद्यार्थी परिषद का एक रचनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम होता था। दूसरा, हम आंदोलनात्मक कार्यक्रम करते थे। तो आंदोलनात्मक कार्यक्रम के पीछे जो मकसद रहता था कि जो कैंपस में कोई समस्या है, कोई लड़कों के सामने कठिनाई है, उसका समाधान हो, लेकिन वो भी तोड़ फोड़ करके नहीं। हम आंदोलन करते थे, धरना किए, प्रदर्शन किए, शांतिपूर्वक करते थे, घेराव किए और उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते थे। तीसरा, प्रतिनिधात्मक कार्यक्रम। छात्र संघ के चुनाव होते थे तो छात्र संघ के माध्यम से हम छात्रों के बीच में या शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, तो इस दिशा में भी हम छात्र संघ के चुनाव में सहभागिता हमारे संगठन की होती थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो विशेष अनुभव था कि एक छात्र संगठन से जुड़ने के बाद परिवार के लोग, हित मित्र लोगों लगता था चलिए ये तो निकल गया, ये बिगड़ गया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो भी जुड़ा है और मन से काम किया है, वो अपने जिस भी क्षेत्र में गया है वो आगे बढ़ा है, उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ है और उसको एक सही दिशा देने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। 2004 से 2007 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय केसरीनाथ त्रिपाठी जी, आप उनके राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। ये अनुभव कैसा रहा, क्या कुछ खास याद? देखिए, एक ऐसे विद्वान जो विधि के क्षेत्र में इलाहाबाद ही नहीं पूरे देश में उनको इलेक्शन पिटीशन के नाम से, अच्छे वकील के नाम से उनको जाना जाता था, बहुत विद्वान थे और उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो बहुत कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला और मैं तो उस समय को याद करता हूँ। निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके सहयोगी के रूप में काम करने का अवसर मुझे मिला। 2005 से 2007 तक आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे। 2007 से 2010 तक आप भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। इस दौरान आपने जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से किया? मैं 2005 से 2007 महामंत्री था, 2007 से 2010 उपाध्यक्ष था और 2010 से 2013 तक मैं प्रदेश का अध्यक्ष था जी। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकल करके जब राजनीतिक क्षेत्र में आया तो मैं विद्यार्थी परिषद में भी विद्यार्थियों के बीच में 14 साल काम किया, 91 से लेकर 2004 तक। और फिर जब मुझे अवसर मिला तो विद्यार्थियों से थोड़ा सा हट करके युवाओं के बीच में काम करने का अवसर मिला। युवा विद्यार्थी बहुत अंतर नहीं है, लेकिन युवा मोर्चा में वो भी काम कर सकता है जो पढ़ाई नहीं कर रहा और युवा है, विद्यार्थी परिषद में वही काम कर सकता है जो विद्यार्थी है। तो इतना ही अंतर था। तो मैं एक सेम प्रकार का काम करने का मुझे अवसर मिला। मैं ये मानता हूँ कि जब किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी किसी भी संगठन में या किसी पार्टी में किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो उस व्यक्ति को उस दायित्व के साथ, उस जिम्मेदारी के साथ न्याय करना चाहिए। और मैंने प्रयास किया। मैं जब युवा मोर्चे का महामंत्री बना तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। तो तमाम हम लोगों को संघर्ष भी करना पड़ता था, आंदोलन करना पड़ता था, धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, घेराव करना पड़ता था, कार्यक्रम करके बीजेपी से कैसे युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए, इस दिशा में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया। फिर उपाध्यक्ष के रूप में दौरा किया और फिर जब अध्यक्ष में बना
तो अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कैसे और बल प्रदान किया जाए, कैसे और मजबूत किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी से अधिक युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए। एक हम लोगों ने तिरंगा यात्रा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी थे, कलकत्ता से लेकर श्रीनगर तक एक तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाला था। ये बहुत सुपरहिट उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा था। लाखों की संख्या में नौजवान जुड़े थे और सैकड़ों कार्यक्रम हम लोगों ने किया था उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट का एक कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसे 15-20 स्थानों पर, बड़े सेंटर पर हमने वो कार्यक्रम किए थे। उस माध्यम से भी युवाओं को बीजेपी से जोड़ने का काम हम लोगों ने किया था। इसके अलावा युवा संसद का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। तो तमाम प्रकार के कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी से युवाओं को जोड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नीचे तक ले जाया जाए। इस दिशा में हम लोगों ने अच्छा काम किया। 2014 में बीजेपी ने आपको लोकसभा के लिए टिकट दिया और आप लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, आप सांसद चुने गए। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये मोदी लहर है या आपका व्यक्तिगत काम बोला था ये? नहीं, देखिए, मैंने व्यक्तिगत काम तो कुछ किया ही नहीं था क्षेत्र में, क्योंकि 2014 तक मैं कोई किसी पद पर था ही नहीं है ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में। वैसे मैं संगठन में दायित्व पर था। संगठन के दायित्व से क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम हो नहीं सकता है। सरकारें भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में हमारी विपक्षी पार्टी की सरकार थी। तो मैं अपने काम के बल पर जीता हूँ, ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और मोदी जी के काम पर मैं चुनाव जीता था। लेकिन मोदी जी के नाम पर जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीतने के बाद मुझे ये लगा कि बस्ती की जनता, जो बड़ी संख्या मुझे नहीं जानती थी, पार्टी के नाते जानी है। कुछ संगठन में काम करने नाते कुछ लोग जानते थे हमको, लेकिन आम पब्लिक हमको नहीं जानती थी। तो आम पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम पर मुझे वोट देकर के जिताया। मुझे लगा कि जो जनता मुझे ना जान करके भी वोट दी है और एमपी बनाई है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि अपने बस्ती का विकास मैं कैसे करूं। और मैंने प्रारंभ में कहा कि मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं देश में लागू की गई थी, उन योजनाओं को 100% लागू करने का काम मैंने बस्ती जिले में किया है। आज 100% गाँव में बिजली पहुँची हुई है। 100% गरीब माताओं को, मैं एक दो अपवाद स्वरूप छोड़ा जा सकता है, गैस का कनेक्शन मोदी सरकार की जो योजना थी उसको पहुंचाने का काम किया गया है। 1 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण और शहरी, गरीब बस्ती के गरीबों को पिछले 6 या 7 वर्ष मान लीजिए, अब 7 वर्षों में देने का काम हम लोगों ने प्रयास करके किया है। साथ ही साथ 4.5 लाख से ज़्यादा गरीबों को शौचालय बना करके देने का काम, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अभियान चलाया गया था। और जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीबों को 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की बात है। अभी तक हमारे ज़िले में 1.5 लाख गोल्डन कार्ड हम लोगों ने प्रयास करके बनवाया है और 20,000 से ज़्यादा गरीबों की दवा हो चुकी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ बस्ती की जनता ने मुझे चुना था, तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास किया हूँ। मैंने कहा कि 2 नई ट्रेन बस्ती से पहली बार बन करके एक इलाहाबाद के लिए, एक बनारस के लिए चली है, वो मैंने चलवाया है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रयास करके 5 मेडिकल कॉलेज 2015 में जब पास हुआ देश से उत्तर प्रदेश के लिए, तो उसमें पहला मेडिकल कॉलेज बस्ती था। तो चिकित्सा की दृष्टि से भी काम हुआ, शिक्षा की दृष्टि से भी काम किया, पर्यटन की दृष्टि से भी काम हुआ है। तो तमाम ऐसे काम हुए हैं। रोजगार की दृष्टि से भी हम लोगों ने प्रयास किया है। अटल जी के नाम से एक शानदार ऑडिटोरियम बस्ती में बना है। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक पुस्तकालय बस्ती में बन के तैयार है, उसका भी उद्घाटन होगा। तो तमाम ऐसे काम हुए, लेकिन फिर भी अभी भी तमाम ऐसे काम बाकी हैं जो करना बाकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उसको किया जाए। 2019 में आप फिर से सांसद चुने गए, लगातार दूसरी बार सांसद बनना है, तो इसे निश्चित रूप से इसमें ये कहा जाए निसंदेह कि आपका काम बोला है, इसी आधार पर आप दूसरी बार सांसद। देखिए, हमारा काम बोला है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोदी जी का काम बोला है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्व समाज के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस दिशा में जो बगैर भेदभाव के, बगैर किसी पक्षपात के हमारी सरकार ने जो सबके विकास के लिए काम किया है, उसके नाते सर्व समाज का सहयोग बढ़ा है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 में मुझे जितना वोट मिला था, उससे 1.25 लाख वोट ज़्यादा 2019 में मुझे मिला है। किसानों के आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो लगातार दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत हैं किसान, उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार ने पहले हमारी सरकार आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कहा कि हमको किसानों की आमदनी 2 गुना करनी है। अब हम केवल कहते नहीं हैं, वो कैसे 2 गुना होगी उसके लिए हम लोग एक योजना बनाई। पहली योजना हमने कहा कि हम किसानों की मिट्टी की जांच कराएंगे कि किस तत्व की अधिकता है, किसकी कमी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, जिससे फसल ज़्यादा उसमें फसल उत्पादन हो।
उस दिशा में हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया। 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों का हम लोगों ने बनवाया, मिट्टी की जांच करवाई। साथ ही साथ किसानों को जो खाद बीज मिलने में कठिनाई होती थी वो उसको ठीक किया। उसके लिए हम लोगों ने नीम कोडेड यूरिया हम लोग मार्केट में लाए और उसके नाते ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई, तो खाद बीज समय से मिल जाए, किसानों को यंत्र अच्छा मिल जाए सब्सिडी पर, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपया साल में 3 किस्तों में किसानों को खाद बीज के लिए मिल जाए, ये भी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। तो इस दिशा में हमारी सरकार ने अच्छा प्रयास किया और उसी यही कारण है कि आज अन्न के उत्पादन में तमाम ऐसे हमारा देश आत्मनिर्भर बना है। अब मैंने कहा कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक देश में एक ऐसा वर्ग है जो मोदी जी को पचा नहीं पाता है और भारतीय जनता पार्टी नहीं पचा पाता है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग अभियान चलाता है। आपने देखा कि सीए के मुद्दे पर अभियान चलाया गया, शाहीन बाग में धरना दिया गया मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। धारा 370-35 जब हम लोगों ने हटाया तो उसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन करने का प्रयास किया गया। राम जन्मभूमि पर जब निर्णय आया उसको लेकर के आंदोलन करने का प्रयास किया गया और सभी आंदोलनों में ऐसे लोग असफल रहे, देश की जनता का समर्थन नहीं मिला। अब किसानों के मुद्दे पर किसान बिल हमारी सरकार लाई, किसानों के हित में, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, किसानों को अधिक से अधिक सुविधा कैसे दी जाए, किसानों को अधिक से अधिक अधिकार कैसे दिया जाए। अब उसको लेकर के एक अंतिम चांस विपक्ष के लोग खोज रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कुछ किसानों को बरगला करके ये जरूर उसमें अपना समर्थन ले रहे हैं, लेकिन देश के किसान समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक है, इसके पीछे इन लोगों का राजनीतिक एजेंडा है। इस नाते ये देश के किसानों का समर्थन इनके साथ नहीं है। और आपने देखा अभी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है किसान ही वोट दे रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। कल गुजरात में हम लोग जीते, फिर राजस्थान में हम जीते, बिहार में सरकार हम बनाए। तो जहाँ चुनाव हो रहा है किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, सबका समर्थन हमारे पास है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव होना है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी अपने आप को कितना तैयार इसमें कर पाई है कि इन चुनावों को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई है? मैं एक बात कहता हूँ कि बीजेपी केवल चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, विधायक और सरकार एमपी बनने के लिए या सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती। बीजेपी देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करती है, देश के निर्माण के लिए राजनीति करती है और गरीबों की सेवा के लिए राजनीति करती है। तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि चुनाव आने पर तैयारी करती है, बीजेपी परमानेंट तैयारी करती रहती है। तो हमारी तैयारी सब जगह पूर्ण है। हम केवल चुनाव लड़ने के लिए, जिसको चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करना है, जो साल में 10 महीना विदेशों के टूर पर रहते हैं, वो चुनाव समय 2 महीना चुनावी राज्यों के टूर पर आ जाते हैं। तो देश की जनता ये समझती है कि कौन हमारी सेवा के लिए राजनीति कर रहा है, कौन अपनी सेवा के लिए राजनीति कर रहा है। तो इस नाते हमारी तैयारी पूर्ण है और हमको आशा है कि पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पांडिचेरी हो, जहाँ केरला हो, जहाँ जहाँ चुनाव होगा हमको हम सरकार भी बनाएंगे और जहाँ नहीं भी सरकार बना पाएंगे वहाँ और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल के दामों में लगातार तेज़ी से इजाफा हो रहा है और वहीं अगर सिलेंडर को देख लिया जाए, गैस सिलेंडर आप बता रहे हैं, उज्ज्वला योजना का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, लगातार सिलेंडर के दाम में इतनी तेज़ी से उछाल आ रहा है। देखिए, ये बार बार हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर इसकी निर्भरता है रेट घटने और बढ़ने का, लेकिन सरकार भी इसको लेकर के चिंतित है कि इसका क्या समाधान हो सकता है। आने वाले समय में हो सकता है इसका कोई समाधान हमारी सरकार निकाल दे। टिकैत के आंसू, अगर किसान आंदोलन में आप देखें तो टिकैत, राकेश टिकैत के आंसुओं में दर्द छिपा था या उसे घड़ियाली आंसू समझते हैं? मैं क्या उस पर समझते कोई हैं? टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने जो किसान आंदोलन मुझे कहना था मैं कह दिया हूँ। राकेश टिकैत के आंसू घड़ियाली थे? नहीं, मैंने कहा इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। ये देश की जनता और किसान तय करेंगे क्या था क्या नहीं था। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया? वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बस्ती जिला पूरे देश में, मैं ये कह सकता हूँ कि जितने तेज़ी से अन्य ज़िलों में इस पर काम हुआ उतनी तेज़ी से बस्ती में हुआ है। और आपने देखा कि अभी कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो हमारी सरकार ने कहा कि हम गरीबों को महीने में 2 बार राशन देंगे। तो हम लोगों ने गरीबों को समय समय पर राशन मिल जाए, उनका कार्ड बन जाए, कोई कठिनाई उनके सामने आ रही है उसका समाधान हो, इसलिए हम लोग लगातार काम करते हैं। उसके लिए चौपाल लगाते हैं, हम लोग जा करके सारे अधिकारियों को बुला करके जो भी उनके सामने समस्या रहती है उसका समाधान करते हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी योजनाएं हमारी सरकार लागू कर रही है उसका लाभ, मैं तो बस्ती का एमपी हूँ,
मैं बस्ती के जनता को उसका अधिक से अधिक लाभ हो जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं कि लगातार जो है अगर देखा जाए तो योगी सरकार को इस तरह से घेरा जा रहा है कि गांवों में अगर किसानों की बात की जाए तो वहां पर आवारा पशु हैं, ये सब तमाम चीज़ें। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम है घेरना और हमारा काम है काम करना। वो घेर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। निर्णय लेना है जनता को। अब निर्णय जनता ले रही है कि किसके पक्ष में है, तो पक्ष में तो हमारे ही जनता रहती है। अभी पंचायत का चुनाव आ रहा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो उत्तर प्रदेश में भी हमारी पुनः एक बार सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी काम किया है, देश में भी काम किया है। NBC हिंदी को आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आपका आभार। आप फिर से केंद्रीय मंत्री बनेंगे, यही उम्मीद है, और फिर आपसे बातचीत का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे हमारे साथ बस्ती के सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी। अगली बार फिर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी।